भारत के इतिहास में बहुत कम नाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक ही समय में असीम भक्ति और इतने गहरे विवादों को जन्म दिया हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। एक साधारण से किसान के बेटे से लेकर करोड़ों लोगों के मसीहा बनने तक और फिर वहां से सीधे जेल की सलाखों तक का ये सफर बेहद डार्क, नाटकीय और ढेरों सवालों से भरा हुआ है। तो चलिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। ये अपने आप में कितना हैरान करने वाला है ना। एक तरफ वो दुनिया है जहां लाखों लोग पूरी श्रद्धा से आंखें मूंद कर धन धन सद्गुरु का जाप करते हैं, उनके लिए वो भगवान से कम नहीं है। और दूसरी तरफ वो कठोर चुभने वाली वास्तविकता है जहां देश की न्याय व्यवस्था ने उन्हें एक दोषी करार दिया है। आखिर इतनी बड़ी आस्था और इतने बड़े अपराध के बीच का ये फासला कैसे तय हुआ? एक्ट 1 शुरुआत। इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1970 के दशक में चलना होगा। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक छोटा सा गांव है गुरुसर मोडिया। 1966 में यहीं एक सिख किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार पहले से ही डेरा का अनुयायी था, तो जाहिर है बचपन से ही घर में एक आध्यात्मिक माहौल था। महज 7 साल की उम्र में ही उन्हें डेरा से नाम मिल गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 1990 में तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह ने अचानक मात्र 23 साल के इस लड़के को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 23 साल, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर युवा सिर्फ अपना करियर बनाने की सोच रहे होते हैं। लेकिन इस उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली थी। अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक नया बेहद प्रभावशाली नाम धारण किया, हजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये भारत के सबसे बड़े धार्मिक साम्राज्यों में से एक के उदय की शुरुआत थी। एक्ट 2 शक्ति का चरम। अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। वो शांत सा दिखने वाला डेरा अब एक विशाल ग्लैमरस साम्राज्य बन चुका था। उनके सत्संगों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। उन्होंने रक्तदान शिविर और नशा मुक्ति जैसे बड़े अभियान चलाए, जिससे समाज में उनकी छवि एक मसीहा जैसी बन गई। लेकिन बात सिर्फ सत्संग या समाज सेवा तक नहीं रुकी। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। वो अपनी ही फिल्मों के हीरो, डायरेक्टर, सिंगर, मतलब सब कुछ वो खुद ही थे। उनकी पूरी की पूरी छवि अब बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो बन चुके थे द स्पिरिचुअल रॉक स्टार। उनके पास भारी सुरक्षा थी, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स और वो उनके जाने पहचाने चमचमाते कपड़े। उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु और एक मेगा सेलिब्रिटी के बीच की उस बारीक लाइन को पूरी तरह से मिटा कर रख दिया था। एक्ट 3 हनीप्रीत का रहस्य। इस पूरी चकाचौंध और भारी भीड़ के बीच उनके सबसे करीबी घेरे में एक नया और रहस्यमयी चेहरा सामने आता है, प्रियंका तनेजा, जिन्हें बाद में पूरी दुनिया हनीप्रीत इंसान के नाम से जानने लगी। वो डेरा से जुड़ी और देखते ही देखते राम रहीम की सबसे करीबी राजदार बन गईं। फिल्मों के सेट से लेकर बड़े कार्यक्रमों तक वो हर जगह साए की तरह उनके साथ थीं। और फिर मीडिया में एक सवाल आग की तरह फैल गया, क्या हनीप्रीत उनकी प्रेमिका थीं? ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित रहस्य बन गया। अब अगर हम इस विवाद को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो 2 अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता थे, जिन्होंने सरेआम दोनों के बीच अवैध संबंधों के सनसनीखेज आरोप लगाए। लेकिन दूसरी तरफ की कहानी जानना भी उतना ही जरूरी है। राम रहीम और हनीप्रीत दोनों ने इन बातों का कड़ाई से खंडन किया। राम रहीम ने हमेशा सार्वजनिक रूप से उन्हें अपनी गोद ली हुई बेटी बताया। और एक तथ्य यह भी है कि कानून की अदालत ने इस विशिष्ट आरोप पर कभी कोई आपराधिक फैसला नहीं सुनाया है। एक्ट 4 पतन की शुरुआत। साल 2002। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इस अभेद्य किले की नींव में दरारें पड़नी शुरू हुईं। तो सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर देश का कानून उनके दरवाजे तक पहुंचा कैसे? सब कुछ शुरू हुआ 2002 में लिखी गई एक गुमनाम चिट्ठी से। ये चिट्ठी सीधे प्रधानमंत्री और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को भेजी गई थी। इसके अंदर डेरा की 2 महिला साध्वियों के यौन शोषण के रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप थे। इस एक अकेली चिट्ठी ने पूरी व्यवस्था में खलबली मचा दी और यहीं से एक बेहद लंबी, जटिल और ऐतिहासिक सीबीआई जांच की नींव पड़ी। और बात सिर्फ यौन शोषण तक नहीं रुकी। कानूनी शिकंजाल लगातार कसता जा रहा था।
उन पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और खुद उनके डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के भी गंभीर आरोप लगे। इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद उलझी हुई कानूनी लड़ाई थी, जहां एक तरफ निचली अदालतों ने उन्हें कुछ मामलों में दोषी ठहराया, वहीं ये भी सच है कि आगे चलकर हाईकोर्ट से उन्हें कुछ मामलों में राहत भी मिली और बरी भी किया गया। Act 5, The Climax। सालों की जांच, गवाहियां और अदालती बहसों के बाद आखिरकार 25 अगस्त 2017 का वो दिन आ ही गया। इस दिन ने पूरे देश की, खासकर हरियाणा और पंजाब की सांसें रोक दी थीं। लाखों अनुयायी सड़कों पर उतर आए थे। एक अजीब सा तनाव हवा में महसूस किया जा सकता था। और फिर विशेष सीबीआई अदालत के सन्नाटे को चीरते हुए फैसला आया। यौन शोषण के उस लंबे मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया गया। 20 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये एक ऐसे इंसान को दी गई कठोर सजा थी जिसे कल तक कानून और सत्ता की पहुंच से बहुत ऊपर माना जाता था। और फैसला आते ही मानो भूचाल आ गया। हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर हिंसा भड़क उठी। गाड़ियां धू-धू कर जलने लगीं, पुलिस को आंसू गैस और भारी बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पूरी अराजकता में न सिर्फ करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, बल्कि कई मासूम लोगों की जान भी चली गई। वो मंजर सच में दिल दहला देने वाला था। एक्ट 6, परिणाम। उस दिन सड़कों पर उठी आग आज भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी तपिश आज भी महसूस होती है। आज की सच्चाई ये है कि वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। समय समय पर उन्हें जो पैरोल मिलती है और जब वो कुछ हफ्तों के लिए बाहर आते हैं तो वो आज भी पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस और विवाद का विषय बन जाता है। आज अगर हम मुड़कर देखें तो उनकी विरासत दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ आज भी उनके कट्टर समर्थक हैं जिनका मानना है कि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां संवारी, उन्हें नशे के दलदल से निकाला और गरीबों की मदद की। और दूसरी तरफ आलोचक हैं जो उस असीमित ताकत, राजनीतिक हेरफेर और सबसे बढ़कर न्याय व्यवस्था द्वारा साबित हुए उन बेहद गंभीर और खौफनाक अपराधों की ओर इशारा करते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें किस मोड़ पर लाके छोड़ती है? असीम आध्यात्मिक शक्ति, करोड़ों लोगों की अंधी आस्था और फिर जेल की ये सलाखें। जब किसी एक इंसान के पास इतनी बेतहाशा ताकत आ जाए कि लाखों लोग उसके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार हो जाएं, तो क्या होता है जब उसका सामना देश के कानून से होता है? क्या इतनी ज्यादा शक्ति हमेशा एक दिन पतन का कारण बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे और आपके जहन में हमेशा गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।